हेलो दोस्तों, हेलो, वेलकम टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? सबसे पहले तो आप सबको विजयदशमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आप लोगों को दशहरा बहुत बहुत मुबारक। और आप लोग भी इसी तरह से अपनी अच्छाई के द्वारा अपनी बुराइयों पे विजय पाएं और इसी तरह से अपनी जर्नी में विजेता होते जाएं, आगे बढ़ते जाएं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करती हूँ आप लोगों के लिए। आज का वीडियो कुछ खास नहीं है, मतलब ऐसा कुछ स्पेसिफिक टॉपिक नहीं है, बट वो एक एनर्जी चेक भी है, साथ ही साथ जो है आपका जो है ये समझ लीजिए कि विजयदशमी पर मेरी तरफ से मैसेज कर लीजिए या फिर चिट चैट हम लोगों की आपस की। तो चलिए दोस्तों, आज भी अगर आपको रीडिंग मेरे साथ बुक करनी है तो आप कर सकते हैं। मेरा नंबर आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आज जैसा कि आप लोगों को पता है कि हैवी डिस्काउंट में है, रीडिंग चार्जेस के ऊपर हैवी डिस्काउंट किया हुआ है अभी, तो आपको बहुत ही कम प्राइस पे आपको फुल रीडिंग मिल पा रही है। तो आप अगर चाहें तो मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। नंबर आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आपको अदर मेडिटेशन चाहिए और इनर वर्क प्रोग्राम चाहिए तो भी आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों, आज तक के इतने प्यार और सपोर्ट के लिए आप लोगों का। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले तो जो है मैं आपसे कुछ बातें शेयर करती हूँ। तो पहली बात तो ये है कि दोस्तों एक बात सुनिए। अगर आप मान लीजिए कि आप, चलिए विजयदशमी पे से ही स्टार्ट करते हैं। तो विजयदशमी जैसा कि आपको पता है कि त्योहार है जहाँ अहंकार का अंत होना है, अहंकार का जो है सफाया होके और रोशनी की विजय होनी है। ठीक है, सत्य की विजय होनी है। तो आप ये मान के चलिए कि हाँ जी, तो बात का फ्लो टूट गया क्योंकि कोई आ गया। ठीक है, तो मैं आपसे ये कहना चाह रही थी कि अगर आप हर तरह से बंधनों में जकड़े हुए हैं, ठीक है, कार्मिक बंधन, कार्मिक रिलेशंस, जिस तरह से मैं हमेशा ना अपने आप को देखा करती थी और फिर मैं सोचा करती थी, हमेशा की बात है ये, पहले से ही मैं सोचती थी कि मीन्स मैं ना सीता मैया की जीवन पे एक नज़र डालती थी हमेशा से। और मुझे हमेशा से लगता था कि उन्होंने सब कुछ पाया पर उन्होंने सच में कुछ नहीं पाया। ठीक है, वो मतलब अगर हम कहें ना तो नारी की जो परिभाषा मानी जाती है हमारे सोसाइटी में, उन्होंने सेम वैसा ही जीवन जिया, सेम टू सेम वैसा ही उन्होंने जीवन जिया। और आपको पता है कि मुझे जब मैं ये सोचती थी ना तो मुझे मतलब मैं आप लोगों को क्या बोलूँ, मुझे ना श्री राम पे बहुत गुस्सा आता था। मतलब लिटरली मैं उनसे झगड़ा किया करती थी और मतलब मैं उस नारी के लिए रोती थी कि मतलब कैसे मैं इस चीज़ को आपको एक्सप्लेन करूं कि वो मेरी क्या फीलिंग्स होती थी। और सबसे ज़्यादा गुस्सा मुझे उस इंसिडेंट पे आता था जहाँ उनको जो है इतने वनवास के बाद जब वापस लौटते हैं तो एक किसी, मैं यहाँ पे किसी विशेष इसका नाम नहीं ले सकती हूँ। ठीक है, तो किसी के कहने पर रास्ते चलते किसी के कुछ कह देने पर कैसे उनको वापिस से वही वनवास भोगना पड़ा। और मतलब ये सब चीज़ें ना मुझे अंदर से ना बहुत ज़्यादा रोष से भर देती थी, गुस्से से भर देती थी, गुस्से से। ठीक है, फिर देन ना मैंने जो है फिर इस चीज़ को मीन्स श्री राम के पहलू से समझने की कोशिश की। ठीक है, जब मैं मतलब पहले पहले मुझे ना बहुत गुस्सा आया करता था एंड आई वाज लाइक कि यार मतलब ये एक कैसी चीज़ है, क्या विडंबना है ये, है ना। और श्री राम जिनको हम पूजते हैं, जिन जो राजा राम मतलब मर्यादा पुरुषोत्तम, तो अ, तो मुझे लगता था कि मर्यादा की कौन सी परिभाषाएं हैं ये। ठीक है, लेकिन मैं उस जगह पे गलत थी। तो जहाँ पे मैंने श्री राम की नज़रिए से इस चीज़ को देखना शुरू किया
तब बहुत सारी चीज़ें बिलीव मी मेरे सामने क्लियर होती गईं। और ये भी क्लियर हुआ कि श्री राम की उस पूरी जर्नी में, पूरी यात्रा में हमें लगता है कि सीता मैया पीड़ित थीं, लेकिन सीता मैया ने बहुत अहम रोल निभाया था, बहुत अहम, ठीक है। और अ, तो यहाँ पे मुझे आपको ये बताने का क्या मकसद है, ये मकसद है मेरा कि इसी तरीके से आप अपने डीएम की साइड से ना, डीएम की साइड से, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बोला कि अगर आप फील करते हैं कि आप लोग बहुत सारे बंधनों में हैं, ठीक है, तो कभी जैसा आप अपने आप को कितना निरीह, कितना असहाय महसूस करते हो ना, इसी तरीके से आप कभी अपने डीएम की जगह पे अपने आप को रख के भी उस चीज़ को सोच के देखिए। उस चीज़ को मतलब ऐसा फ़ील करिए कि आप वो पर्सन हैं और उनका सिचुएशन में अपने आप को डालकर अ, फिर उनको किसी भी तरीके से जज करिए। ये ज़्यादा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जितनी रीडिंग्स आती हैं तो मान लीजिए कि 10 हैं तो 10 में से 7 में ज़रूर डीएम के प्रति शिकायत होती है। ज़रूर डीएम को कोसा जा रहा होता है, उनको कुछ भी बोला जा रहा होता है, ठीक है। और समटाइम्स डीएफ जो होती हैं वो विक्टिम मोड में होती हैं और अपने आप को बहुत ज़्यादा मीन्स ठगा हुआ फील कर रही होती हैं और अपने आप उनको लग रहा होता है कि एफर्ट सारे उन्होंने किए, सब कुछ उन्होंने किया एंड डीएम एनर्जी वाज नोवेयर देयर टू हेल्प देम एंड टू सपोर्ट देम। तो तब मैं सोचती हूँ कि यार क्या होता है कि जो मैं आपको बार बार कहती हूँ वीडियोस में ना, वो क्या कहती हूँ मैं आपको कि एक ऑब्जर्वर बन जाइए, ठीक है। ऑब्जर्वर की भूमिका सबसे बेहतर होती है। आप करता नहीं हैं, आप सिर्फ ऑब्जर्वर बनिए, ठीक है। तब आप, मैं केवल इसी मैटर में नहीं कह रही हूँ आपको, हर एक आपकी लाइफ के मैटर में आप ऑब्जर्वर बन जाइए। तो आपको पता लगेगा कि हमेशा चीज़ें आप ही के पहलू से आपने सोची हैं। आप जब दूसरे की तरफ से सोचेंगे तो आपको पता लगेगा कि कोई भी ऐसा क्यों कह रहा है या कर रहा है। ऑब्जर्वर बनने का यही फ़ायदा होता है कि डिटैच होके पूरी स्थिति को देखिए, ठीक है। आप सिर्फ सीन देख रहे हो आपके सामने, आप खुद भी जब ऑब्जर्वर बन जाते हो ना आप, तो आप खुद भी अपने आप को भी एक एज एन एक्टर ही देखने लग जाते हो, एज ए रोल ही देखने लग जाते हो, रोल प्ले, ठीक है। तब आप, एक तो ये होता है कि उस दुख, उस कष्ट, उस तकलीफ से डिटैच हो जाते हो। दूसरी बात, उस सारी परिस्थिति से डिटैच होके ना आप नया कर्मा बनाने से बच जाते हो। एंड थर्ड थिंग ये है कि आप उस स्थिति को, मैं मतलब जजमेंटल नहीं रहते हो आप, ठीक है। आप कोई जजमेंट पास नहीं कर देते हो, आप समझ पाते हो कि आपकी परिस्थिति आपको दिख रही है, लेकिन सामने वाला भी किस परिस्थिति या किस लेंस के थ्रू आपसे बात कर रहा है, क्या सोच रहा है, क्या देख रहा है। तो अगर आप थोड़ा सा डिटैच होके अपने डीएम की स्थिति को भी देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि आप कई जगह पर ओवरथिंक कर रहे होते हैं उनके लिए, जबकि वो ऐसा सोच ही नहीं रहे होते, उनका ऐसा विचार ही नहीं होता और उनका ऐसा आपको हर्ट करने का कोई इरादा भी नहीं होता। ये तो आपको पता है कि हर एक की कंडीशनिंग अलग हुई है, हर की फैमिलीज़ अलग हैं, हर एक की सराउंडिंग्स अलग रही हैं। तो हर व्यक्ति अपनी अपनी परिस्थितियों के अनुसार बात करेगा, अपने लेंस के अनुसार बात करेगा। आप अगर उसको बहुत ज़्यादा पर्सनल ले जाएंगे तो आप, सामने वाला आपके लिए कभी नहीं बदलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे बहुत से लोग ये कह सकते हैं इसका मतलब डीएम कभी हील नहीं होगा। मैं हील होने की बात नहीं कह रही हूँ, लेकिन अगर हम ये कहते हैं कि जिसको हम कहते हैं ना कि आप हील हो जाते हैं और आपके आसपास बहुत सारे लोग हील हो जाते हैं, ठीक है। आपका डीएम हील होता है आपके, वो पता है क्या होता है, वो ये होता है
मैं हमेशा कहती हूँ आपके अंदर में जब बदलाव आता है ना, तो आपके बाहर अपने आप ही सब कुछ बदल जाता है। यही चीज़ होती है, क्योंकि आप शांत हो गए, आपके आसपास सब शांत हो जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा डीएम पर्सपेक्टिव से भी देखना सीखें, उनकी नज़रों के थ्रू दुनिया को देखें कि वो किस परसेप्शन के थ्रू बोल रहे हैं, उनकी क्या क्या मजबूरियां हैं जिसकी वजह से वो ऐसा बिहेव कर रहे हैं आपके साथ। और याद रखिएगा, अगर आप ये मानते हैं कि आपके डीएम आपसे नफ़रत करते हैं, अगर आपको ऐसा मतलब आप ऐसे इल्ज़ाम लगाते हैं, लोग आते हैं कि अरे लेकिन वो तो मुझसे नफ़रत करता है, अरे लेकिन उसने तो मुझे ये बोल दिया, वो बोल दिया, तो याद रखिए कि अगर सच में वहाँ से नफ़रत की एनर्जी फेंकी जा रही होती, तो यहाँ से आप रीडिंग्स नहीं ले रहे होते, आपका लव मेंटेन नहीं होता, बल्कि आपकी भी तरफ से भी नफ़रत वाली बॉल जाना स्टार्ट हो जाती उधर। ऑटोमेटिकली आपको वो नफ़रत फील होती, ना कि आप जजमेंटल बन के बोलते हैं। ठीक है, तो याद रखिए, अगर इधर यू आर फीलिंग लव, यू आर फीलिंग समथिंग, तो ये यहाँ इसलिए है क्योंकि ये वहाँ है। एनर्जी स्पीक्स ना, एनर्जी बोलती है। दो लोगों के बीच में हमेशा एनर्जी एक ब्रिज का काम करती है। तो ये इसीलिए होता है कि कभी कभी हमें कोई बेवजह हमें किसी से प्यार होता है या बेवजह हमें किसी से नफरत होती है, क्योंकि एनर्जी टू साइडेड वर्क करती है, दोनों तरफ से वर्क करती है। तो वहाँ से लव सेंड किया जा रहा है, इसलिए आप यहाँ पर उस लव को फील कर पा रहे हैं, और बदले में आपको भी सेम ही लव फील हो रहा है उनके लिए। तो ये याद रखिए कि परिस्थितियों का जो केओस, जो क्लाउड्स हैं, ठीक है, वो मीन्स कभी कभी सत्य के ना सामने आ जाते हैं और आप सत्य को देख नहीं पाते हो, जबकि आपको उसके पार देखने की आदत डालनी चाहिए। आपको समझना चाहिए कि ये क्लाउड्स जो हैं ये परमानेंट नहीं है, ये बहुत टेम्परेरी हैं। और क्लाउड्स जो होते हैं उनका एग्जिस्टेंस नहीं होता, बादलों का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। वो एक पल यहाँ है, अगले ही पल रुई की तरह तार तार होके पता नहीं कहाँ गायब हो जाते हैं। तो अगर आप ये कहेंगे कि ये बादल सत्य है और आकाश सत्य नहीं है, तो बादल सिर्फ आकाश के सामने, ठीक है, थोड़ी देर के लिए आया है, सूरज या चांद के सामने थोड़ी देर के लिए आया है, वो परमानेंट नहीं है, वो हट जाएगा। सत्य सत्य ही रहेगा। चलिए दोस्तों, इतने अच्छे नोट पे ये बात ख़त्म हो रही है आपकी और मेरी। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। अगर आपको रीडिंग चाहिए तो आज भी आप मेरे साथ रीडिंग बुक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों, बाय बाय।